नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ट्रेड एंड इन्वेस्ट। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर एक बहुत ही बड़ी अपडेट लेकर आया हूं जो कि कल ही रिलीज हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मिंट में एक आर्टिकल छपा है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में कि उन लोगों ने एक नया डिवीजन स्टार्ट किया है। नया डिवीजन मतलब एक नया ब्रांच या लोन देने का एक नया सेगमेंट उन्होंने स्टार्ट किया है जिसको वो लोग स्टार्टअप फंडिंग बोल रहे हैं या स्टार्टअप बैंकिंग डिवीजन बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी हो सकता है इस बैंक के लिए, क्योंकि नॉर्मल बैंक या कोई भी है वो स्टार्टअप्स को इतनी जल्दी फंडिंग प्रोवाइड नहीं करते हैं, उनको बैंकिंग सर्विसेज देना नहीं चाहते क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। उसमें ना प्रॉफिट आता है ना स्टार्टिंग में कुछ भी आता है। तो उसको इवेलुएट करना कि उसको हम लोन दे सकते हैं कि नहीं, उनको बैंकिंग फैसिलिटीज दे सकते हैं कि नहीं, ये बहुत ही मुश्किल होता है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने डिवीजन स्टार्ट किया है जिसका नाम है इन्होंने स्टार्टअप बैंकिंग डिवीजन, जो कि लगभग 10 महीने पहले लॉन्च हो चुका है और अभी हमको अपडेट देखने को मिला है। देखते हैं यहाँ पे इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या बता रहा है, प्राइवेट सेक्टर लेंडर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इज लुकिंग फॉर ए साइजेबल पाई ऑफ द स्टार्टअप बैंकिंग सेगमेंट एंड टाइड अप विद टेक इंडस्ट्री लोबी ग्रुप नेस्कॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस टू सर्व एज ए प्रीफर्ड बैंकर फॉर स्टार्टअप्स। अब दोस्तों स्टार्टअप्स के लिए एक्चुअली क्या होता है, बहुत ही अलग टाइप का उनका बिजनेस होता है। वो स्टार्टिंग में प्रॉफिट उतना नहीं ला पाते, उनका मेन होता है फोकस कि हम ग्रोथ कैसे लाए, ग्रोथ यानी हम कस्टमर्स कैसे ज़्यादा कर पाए। तो इनमें उनको जो वैल्यू करने का सिस्टम ही बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो उस केसेस में नॉर्मल बैंक उनको कोई सर्विसेज भी देना नहीं चाहती, जैसे कोई करंट अकाउंट हो गया, जो जैसे वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट हो गया, वो बहुत ज़्यादा बैंक रिस्की समझती है और उसको किस तरीके से केटर करना है उनको समझ में नहीं आता। तो उसी चीज़ में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ट्राई कर रही है कि हम इस सेक्टर में कैसे हम उनको सर्व कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या लिखा है कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक विल ऑफर प्रोडक्ट्स एंड सॉल्यूशंस इंक्लूडिंग जीरो बैलेंस स्टार्टअप करंट अकाउंट, वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशंस। देखो दोस्तों, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या होता है, सपोज आपको मान लीजिए 1 लाख का आपको ऑर्डर मिल गया, कोई भी चीज़ प्रोडक्ट आपको बनाता है लेकिन आपके पास 1 लाख रुपए है नहीं, तो आप उस ऑर्डर के बेसिस पे लोन ले सकते हैं वर्किंग कैपिटल के लिए कि आपको सामान बनाने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए, उसके ऊपर आप कुछ इंटरेस्ट देंगे जैसा भी सिस्टम होगा, और वो पैसे लेके आप अपना काम करके जब कस्टमर को पे कर देंगे तो फिर वो पैसे को आपको रिटर्न करना होता है। तो इसको वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो वर्किंग कैपिटल सॉल्यूशन फॉर प्री प्रॉफिट स्टार्टअप्स, बिजनेस क्रेडिट कार्ड फॉर स्टार्टअप्स विद स्टेप अप क्रेडिट एंड ए टेलर्ड फाउंडर सक्सेस प्रोग्राम। तो ये लोग अलग अलग प्रोग्राम निकाल रहे हैं जिसमें से इनको मतलब फाउंडर्स को या स्टार्टअप्स को जो भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उसको किस तरीके से रिस्क कम करके दिया जा सकता है, उसके बारे में ये लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं नया नया कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों जो स्टार्टअप बैंकिंग डिवीजन का जो हेड है वो ये है भावेश के जटानिया, स्टार्टअप बैंकिंग के हेड है। इनके बारे में मैंने थोड़ा डिटेल निकालने का ट्राई किया था तो उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन पहले आर्टिकल को आगे देख लेते हैं। तो ये जो स्टार्टअप बैंकिंग डिवीजन है लगभग 10 महीने सेटअप किया हुआ हो चुका है, इसमें 18 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो इन लोगों मोटा मोटा अपना प्रोडक्ट डेवलप कर रहे होंगे 10 महीने से। और रिसेंटली मैंने एक यूट्यूब पे एक वीडियो भी देखा था, मतलब इंटरव्यू था विवेद्यनाथन का, जिसमें वो बता रहे थे कि वो बहुत ही बड़ा स्टार्टअप का एक प्रोग्राम चालू करने वाले हैं जहाँ पे वो अलग अलग स्टार्टअप्स को बुलाएंगे और उनकी आइडियाज़ को वो सुनेंगे कैसा लगता है क्या लगता है, और उन्हें अगर पसंद आता है तो उसको वो हेल्प करने में, उनकी कंपनी को स्टार्ट करने में वो अच्छा खासा हेल्प करेंगे, इन द सेंस सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ बताया भी गया कि ट्रेडिशनल बैंक ऐसा क्यों नहीं कर पाते। तो यहाँ बता रहे हैं कि ट्रेडिशनल बैंकिंग स्ट्रक्चर विल नॉट वर्क विथ न्यू इकोनॉमिक कंपनीज, legacy structures were created around traditional organization, but we needed structures that were horizontal, helping startups through the cycle, throughout the life cycle, Jatania said over the phone. He said that while some organizations treat startups as micro, small and medium businesses, but startups are behaviorally different from MSMEs. तो ये बता रहे हैं कि नॉर्मली लोग जो स्टार्टअप को माइक्रो या MSME बिजनेस की तरह देखते हैं, लेकिन स्टार्टअप जो है वो MSME से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट होते हैं। They are not cash or branch heavy. Also, the products that work for MSMEs do not work for them. बोला कि जो स्टार्टअप्स होते हैं उनके पास ना ही ज़्यादा कैश होता है ना ही उनके पास ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वैसे ही जो प्रोडक्ट MSME के लिए काम करता है, प्रोडक्ट इन द सेंस जो बैंक उनको जो सर्विस प्रोवाइड करती है, जो MSMEs को प्रोवाइड करती है, वो स्टार्टअप के लिए काम नहीं करा, क्योंकि दोनों ही टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे यहाँ बता रहा है, फॉर इंस्टेंस अंडर अ वर्किंग कैपिटल प्रोग्राम फॉर एन MSME वन वुड लुक फॉर एटलीस्ट 3 to 4 years ऑफ एग्जिस्टेंस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। However, for startups that would not work, he said. जैसे कि अगर आप किसी MSME को अगर देखेंगे, अगर उसको मान लीजिए वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट है, तो आप चेक करेंगे कि पिछले 3 साल में उसने कितना प्रॉफिट किया था, पैसा पे कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। लेकिन स्टार्टअप के लिए ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्ट हुआ है 1 साल हुआ है, 6 महीना हुआ है, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा, अलग तरीके से उसका इवेलुएट करना पड़ेगा। उन्होंने यहाँ पे ये भी कहा है कि दे डू नॉट मेक ए प्रॉफिट बिकॉज दे इन्वेस्ट बिग टाइम इन ग्रोथ। वी हैव ए वर्किंग कैपिटल प्रोग्राम फॉर ग्रोथ स्टेज स्टार्टअप्स वेयर एन आइडिया हैज़ बीन वैलिडेटेड एंड एस्टेब्लिश्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। स्टार्टअप के पास ऐसा क्यों नहीं होता उनके पास ये प्रूफ प्रॉफिट का, क्योंकि वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उनको इन्वेस्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है। तो इस स्टार्टअप मतलब जो ग्रोथ स्टेज में है उनके लिए भी कैसा प्रोडक्ट लाना है ये लोग डिस्कवर कर चुके हैं, इन्होंने अपना इन्वेंट कर लिया है, और इन लोगों ने बताया कि हम उन्हीं आइडियाज़ पे इन्वेस्ट करते हैं जो कि वैलिडेट और एस्टेब्लिश हो चुका है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप कुछ भी अगर आइडिया लेके आ जाएंगे आपको पैसे दे देंगे, वो आइडिया वैलिडेटेड होना चाहिए, तो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, उसको देख के लगना चाहिए कि पैसा आ सकता है, तभी उनको वो प्रोडक्ट मिलता है, यानी उनको पैसे मिलते हैं।
तो बस यही था, इसको स्टार्ट हुआ लगभग 10 महीना हो चुका है। तो मेरे को पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक अच्छा खासा ग्रोथ का इंजन जैसा काम कर सकता है, क्योंकि स्टार्टअप फंडिंग में या स्टार्टअप्स को जो बैंकिंग सर्विसेज है वो बहुत ट्रेडिशनल बैंक नहीं दे रहे हैं या बहुत ज़्यादा रिस्की समझते हैं। तो लेकिन अभी स्टार्टअप्स का भी दौर चल रहा है और इन्हीं स्टार्टअप्स से ही निकल के बड़े बड़े कंपनियां बनेंगी, तो इनको भी बैंकिंग का रिक्वायरमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एक्चुअली इनको ज़्यादा ही ज़रूरी है, क्योंकि इनको ही मिलना चाहिए, ये भी स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखते हैं ये कैसा करता है। अभी तो मुझे ये आइडिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, लेकिन मैं क्वार्टर इसको चेक करना चाहूँगा कि ये कितना ग्रोथ करता है या नहीं करता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो गया तो बैंक बहुत ही ज़्यादा नीचे भी आ सकता है, लेकिन यही है, हमें इसको ट्रैक करते रहना पड़ेगा अभी। चलिए अब हम देख लेते हैं जो भावेश के जटानिया हैं, जो कि स्टार्टअप बैंकिंग के जो हेड है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिंक्डइन में उनका अकाउंट ओपन किया है, यहाँ मुझे काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये IDFC फर्स्ट बैंक में 2020 से, यानी लगभग 2 साल से ये स्टार्टअप बैंकिंग के हेड रह चुके हैं, और मोस्ट प्रोबेबली 2 साल इन्होंने स्टार्टअप के बारे में रिसर्च करने में या प्रोडक्ट डेवलप करने में ही टाइम लगाया होगा। फिर देख लेते हैं ये 2018 से 2019 तक ये येस बैंक के हेड रह चुके हैं प्रोसेस कंट्रोल एंड डिजिटल इनिशिएटिव में। अब दोस्तों, आप येस बैंक का नाम सुनकर ये मत सोचिए कि इन्होंने येस बैंक में काम किया था, येस बैंक डूब गया, ऐसा नहीं है। इन्होंने येस बैंक में रिटेल जो बैंकिंग होता है उसमें यहाँ पे काम किया था। दिखा रहा है यहाँ पे, बिल्ड स्ट्रॉन्ग प्रोसेस एंड कंट्रोल फॉर रिटेल एसेट्स बिजनेस विच एनेबल्ड क्विक स्केल अप विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पोर्टफोलियो क्वालिटी। और येस बैंक के जितने भी NPAs हुए थे वो ज़्यादातर होलसेल बैंकिंग की वजह से ही थे, रिटेल में उनमें कुछ दिक्कत नहीं था। फिर IBM में भी हेड रह चुके हैं, प्राइवेट सेक्टर बैंक वर्टिकल में। टाटा कैपिटल में भी फुल टाइम ये रह चुके हैं हेड, क्रेडिट कार्ड के ट्रेवल सर्विसेज में। और ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड जो बैंक है वहाँ भी ये रीजनल हेड रह चुके हैं। तो इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, 25 साल के ऊपर का एक्सपीरियंस है, चार्टेड अकाउंटेंट है। तो मुझे थोड़ा बहुत इनके ऊपर ट्रस्ट आ रहा है कि काम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं अंधा विश्वास नहीं करने वाला। मैं क्वार्टर ट्रैक करूँगा, और हो सके तो मैं नेक्स्ट जो कॉन कॉल होगा उसको भी अटेंड करने का ट्राई करूँगा, उसमें क्वेश्चंस पूछने का ट्राई करूँगा कहाँ तक क्या हो रहा है, और जो रिजल्ट आएगा मैं अपडेट करता रहूँगा। आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा, कि आप लोग IDFC फर्स्ट के बारे में क्या सोचते हैं, और ऑल्सो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपका कोई खुद का स्टॉक है जिसके बारे में आप मेरा व्यू जानना चाहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। हम लोग ऑलरेडी 100 की फैमिली हो चुके हैं, जल्दी से इसको 1000 कर लेते हैं। उसके बाद मैं ट्राई करूँगा, एक्चुअली मैं ट्राई कर ही रहा हूँ, कि जो हमसे जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अपने चैनल पर लाने का, और उनसे हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडियाज़ टिप्स देखने का ट्राई करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।